देखो, ऑन है माइक। 1 मिनट रुको। क्या? अरे पहले ये बता लेना पिरामिड का है। अच्छा तो रुक जाओ, ये बता देते हैं, उसके बाद पूछ लेना। 1 मिनट में समझ। देखो, एक होता है स्थलीय पिरामिड, ठीक है, और दूसरा पिरामिड याद रख लीजिए, मरुस्थलीय और एक्वेटिक, जलीय। ठीक है, तो यह पिरामिड बस याद रखना है कैसा होता है, उल्टा। और स्थलीय पिरामिड कैसा होगा, सीधा। ठीक है, तो स्थलीय पिरामिड जो होगा वह आपका इस तरीके का होगा। इसको हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसर, इसको कहेंगे कंज्यूमर, और इसको कहेंगे डिकम्पोजर। और मरुस्थलीय और जलीय पिरामिड अगर होगा तो यह ऐसे होगा। इसको कहेंगे प्रोड्यूसर, इसको कहेंगे कंज्यूमर, और 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 ये हो गया डिकम्पोजर। ठीक है, मरुस्थल में और जल में प्रोड्यूसर की संख्या क्या होगी, कम होगी। उत्पादक क्या होगा, कम होगा। उत्पादक से ज्यादा क्या होगा, उपभोक्ता। और सबसे ज्यादा क्या होता है, अपघटक। इसीलिए पेट्रोल वगैरह कहाँ से मिलता है, पेट्रोल कहाँ से मिलता है, जल से मिलता है। डिकम्पोजर फोसिल्स फ्यूल के रूप में उसको कन्वर्ट करता है। तो बस यही तो दूगो पिरामिड है। आप बोलिए, क्या था, बोलिए ना। हम्म। पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या दिया है? तो जब बायोमास बोल रहे हैं तो क्या बोले? तो जीव, तो जीव भार क्या होता है? हाँ, उसमें ऊर्जा का पिरामिड अलग कॉलम होगा। तो दोनों एक ही पिरामिड दोनों होता है, उल्टा और सीधा। संख्या का क्या दिया उसमें, संख्या का पिरामिड? तब तो जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड होगा। संख्या का सीधा होता है। नोट्स देखो ना वहां जी, नोट्स स्पष्ट में लिखा हुआ है। कहाँ लगाए हैं आप इसमें? आप इसमें ये लगाए हैं टिक, ऊर्जा का पिरामिड। अच्छा, एक से अधिक। हाँ, दोनों होता है। ठीक है, उसका बी और डी मान लीजिए। ठीक है, उसका बी और डी दोनों मान लीजिए। बी और सी हो गया। चलिए हेडिंग बना लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग बना लीजिए। केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं आज से। ये वाला समझ गया, स्थलीय पिरामिड कैसा होगा? हम्म। कौन सा डिजीज? हाँ, किससे? कोलोनिकल रूट, टैप रूट, ये सब रहता है, उसको करा देंगे। ये नोट्स में है क्या, चेक कर लेंगे एक बार आप लोग। नोट्स में होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए, देख लीजिए।
केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको देखिए, कुछ पॉइंट्स इसमें पहले नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, केमिस्ट्री शब्द मिस्र, इजिप्ट के कीमिया शब्द से बना है। जिसका मतलब काला रंग होता है, ठीक है। कोई भी वर्ड जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो या तो लैटिन वर्ड होता है, इजिप्ट का वर्ड होता है, या मिस्र का वर्ड होता है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी किस शब्द से बना था, तो दो शब्द से, बायोज और लोगोज। बायोज का मतलब क्या था, लाइफ। लोगोज का मतलब क्या था, स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ को क्या कहते थे, बायोलॉजी। वैसे ही मिस्र का एक शब्द है कीमिया, कीमिया, ठीक है। मिस्र की जो मिट्टी होती थी ना, वह काले रंग की होती थी। मिस्र की जो मिट्टी होती थी वो काले रंग की होती थी, तो लोग उसको क्या कहते थे, कीमिया। और वही कीमिया वर्ड मॉडिफाई होते होते किस में बदल गया, केमिस्ट्री में बदल गया। जैसे फिजिक्स वर्ड है, वह लैटिन वर्ड फ्यूसिस से आया है, ठीक है। फिजिक्स जो है वह लैटिन वर्ड है, कौन सा, फ्यूसिस। इससे बना है क्या, फिजिक्स। इस फ्यूसिस का मतलब होता था होता है प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, फ्यूसिस। जैसे लाइटनिंग, जैसे थंडर स्टॉर्म, जैसे अर्थक्वेक, इन सबको क्या बोला जाता है, फ्यूसिस। और फ्यूसिस से क्या बन गया, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग किसका रिलेशन पढ़ते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के साथ ऊर्जा का संबंध। फिजिक्स में क्या पढ़ा जाता है, प्राकृतिक घटनाओं के साथ ऊर्जा का संबंध फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इजिप्ट के कीमिया शब्द से बना, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लैक कलर, काला रंग होता है, ठीक है। अब इस केमिस्ट्री में सबसे पहले रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, बताइए। इससे बायोलॉजी 65 में हमको लग रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। लिखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, या फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसे कहा जाता है, लेवाइजर को। हिंदी में कहते हैं लेवाशिये। क्या बोला जाता है इन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एक और पॉइंट लिखिएगा, लेवाइजर ने एक प्रसिद्ध किताब द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री लिखी, जिसमें उनने 105 तत्वों का जिक्र किया। लेवाइजर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
दिया एवं हाइड्रोजन का नामकरण किया जिसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। लिख लिए? ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द किस वर्ड से निकल करके आया है? मिस्र के, इजिप्ट के कीमिया शब्द से। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेबवाइजर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, लेबवाइजर ने कौन सी किताब लिखी थी? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री इनके द्वारा लिखी गई थी। और इस किताब में कितने एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है? 105 एलिमेंट का जिक्र किया गया है लेबवाइजर के द्वारा। सारे एलिमेंट्स को किस में रखा जाता है? पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। पीरियोडिक टेबल में अभी टोटल कितने एलिमेंट है? 118। ठीक है, 118 एलिमेंट अभी किसमें है? पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, हाँ 118। तो उन पीरियोडिक टेबल में को बनाने का काम अलग अलग लोगों ने किया। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किसने किया? किसने किया था? मेंडलीव से पहले। मेंडलीव जो थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट किया। सबसे पहला इस पर शुरू किया था डोबेरिनियर ने। किसने किया था? डोबेरिनियर ने। और डोबेरिनियर ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसको बोला जाता है ट्राइड रूल। क्या कहा जाता है? ट्राइड रूल, त्रिक का नियम कहा जाता है। डोबेरिनियर के पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं? त्रिक का नियम, ट्राइड रूल कहा जाता है। डोबेरिनियर के बाद जो पीरियोडिक टेबल बना वह किसने बनाया? न्यूलैंड ने। ठीक है, न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल को क्या बोला जाता है? अष्टक नियम। अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल। और न्यूलैंड के बाद एक व्यक्ति आता है जिसने पीरियोडिक टेबल सफलतापूर्वक बना लिया, वह था मेंडलीव। तो मेंडलीव को क्या बोला गया? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वह किस पर आधारित बनाया था? एटॉमिक मास पे। मेंडलीव ने किस पर बनाया था? एटॉमिक मास पे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ कमी रह गया। बेसिकली क्या कमी रह गया था? तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 कॉलम थे। ठीक है, और 9 रो थे। कॉलम कितने थे? 7। रो कितने थे? 9। तो सारे एलिमेंट उसमें अरेंज नहीं हो पाए। आगे चल करके जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ी तो सब एलिमेंट उस पर नहीं रह पाया। तो उसके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को चैलेंज किस व्यक्ति ने किया? मोसले ने। किसने किया? मोसले ने। और मोसले जब आया तो उसने पीरियोडिक टेबल में क्या किया? 7 कॉलम और रो की संख्या 9 से बढ़ा करके कितनी कर दी? 18।
तो सारे के सारे तत्व उसमें अरेंज हो गए। तो मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वह किस बेसिस पर बनाया था? एटॉमिक नंबर। किस पर बनाया? एटॉमिक नंबर। तो फादर ऑफ एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है? मोस्ले को कहा जाता है। और उसी के आधार पर मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल बना दिया। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मुख्य रूप से 3 कमी रह गई थी। पहली कमी थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला था। ठीक है, हाइड्रोजन को सही जगह मेंडलीव ने नहीं दिया था। दूसरी कमी थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं था, समस्थानिकों के लिए जगह नहीं था। और तीसरी कमी थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस जितने सारे हैं, अक्रिय गैस, उसके लिए भी जगह नहीं था। तो इन 3 कमियों से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को खारिज कर दिया गया और मोस्ले का एटॉमिक नंबर पर बेस्ड पीरियोडिक टेबल लागू कर दिया गया। तो अभी जो अपने पास पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल को देख मोस्ले, अभी अब जो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको सिर्फ पीरियोडिक टेबल देख करके बहुत सारा चीज मालूम चल जाएगा। अभी अगर आप पीरियोडिक टेबल यदि देखें तो उसको देख करके आपको क्या क्या पता चल सकता है? सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पता चल जाएगी ना। तो इस तरीके का कुछ पीरियोडिक टेबल है अपना। ठीक है, इसको कहा जाता है, 4 ब्लॉक हैं, इसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक कहा जाता है और इसे एफ ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, अब एस ब्लॉक जो है, इस एस ब्लॉक में 2 लाइन है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक, यहां पर 12 से लेके 18 तक। ठीक है, 12 से लेकर के 18 तक। यहां पर ये कॉलम की संख्या कितनी होगी? 7। कितना हो जाएगा? 7। तो अभी आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखिएगा तो बहुत सारा चीज मालूम चल जाएगा। पीरियोडिक टेबल बनाने में मेहनत हुआ था, तभी ना बहुत सारा मेहनत लगा था इसमें। तो अभी क्या क्या मालूम चल जाएगा? पहला, यह जो लाइन है, फर्स्ट जो लाइन है, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल एलिमेंट। ठीक है, इसको कहा जाता, इसको लिखना नहीं है, केवल समझना है, इसको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल एलिमेंट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। इनको क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। यानी इसमें जो भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा यह सारा का सारा कैसा होगा? अल्कलाइन नेचर का होगा, क्षारीय होगा। और दूसरा वाला जो है यह क्षारीय होगा लेकिन पृथ्वी में से प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा तत्व। कहां से प्राप्त होगा? मृदा से, मिट्टी से। लेकिन किस नेचर का होगा? क्षारीय से। यह क्षारीय होगा लेकिन मिट्टी से नहीं मिलेगा। डी ब्लॉक में जितने सारे एलिमेंट हैं, तो डी ब्लॉक में सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल। सारे धातुओं को किसमें रखा गया है? डी ब्लॉक में। इसमें जितने सारे कॉस्टली मेटल्स हैं, महंगे धातु हैं, वह सब किस ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, यह सब किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, इस ग्रुप को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप कहा जाता है। संक्रमित धातु समूह इसे कहा जाता है। संक्रमित धातु समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं रहती है। वैलेंसी इसका क्या होता रहता है? बदलते रहता है। तो बदलते हुए वैलेंसी के कारण इसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल ग्रुप कहा जाता है। बात आई समझ में? यहां पर 12 से लेकर के 18 तक जो भी एलिमेंट होंगे, इनमें आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलवाइड क्या क्या मिल जाएगा? मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा और मेटेलवाइड्स भी मिलेगा। यानी सब मिल जाएगा आपको किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। इसमें जो 18वां लाइन है इसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस समूह। इनर्ट गैस इसमें पाया जाएगा। उसके बाद आपको चाल्कोजन फैमिली मिलेगा, हैलोजन फैमिली मिलेगा, ऑक्सीजन फैमिली मिलेगा। इस तरीके से सारे के सारे ग्रुप है। कार्बन फैमिली है। तो सारे के सारे ग्रुप आपको किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में 2 लाइन है, एक एक्टिनाइड और दूसरा लेंथेनाइड ग्रुप। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड। इसमें किसे रखा गया है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को। इसमें रखा गया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस ग्रुप में है। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व। ठीक है, इस फैमिली को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। इनर ट्रांजिशन
इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ऊपर वाले को ट्रांजिशन मेटल और इसको इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? तो कोई एक एलिमेंट है, मान लो यह एक एलिमेंट है, इसको आप केवल धरती पर या फिर कहीं स्वतंत्र रूप से रख दीजिए, तो इससे अल्फा, बीटा और गामा तीन किरणें ऑटोमेटिकली निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसमें कोई आग लगाने का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराने का जरूरत नहीं है, फ्रीली उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेंगी, तो उसको क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की विशेषता होती है कि उसमें प्रोटॉन से ज्यादा संख्या में क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन। तो जिस भी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी वो तत्व आपका क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अभी आप पीरियोडिक टेबल को खाली देखिएगा तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको पता चल जा रहा है कि नहीं? शुरुआत के दिनों में सारे एलिमेंट, हाइड्रोजन अलग है, लिथियम अलग है, बेरिलियम अलग है, कार्बन अलग है, पोटेशियम अलग है, यूरेनियम अलग है, सब इधर उधर है। उन सबको चेक करके, जांच करके उसे एक चार्ट में, एक ग्रुप में रखना कितना टफ काम था। तभी ना पीरियोडिक टेबल में मेहनत लगा। डोवेरिनियर मेहनत किया, न्यूलैंड मेहनत किया, मेंडलीव किया, फिर मोस्ले लास्ट में आया उसने किया, तो सब मेहनत कर करके ये पीरियोडिक टेबल बनाया। अभी पीरियोडिक टेबल केवल आप देखोगे तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के एटम का साइज कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटम के एलिमेंट का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और पीरियोडिक टेबल में यदि लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटम के एलिमेंट का साइज क्या होगा? घटेगा। तो ये चीज पता चल गया। उसके बाद और भी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, या फिर उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, ये सब क्या होता है? बढ़ता घटता है, क्या होता है? तो ये सब पीरियोडिक टेबल देख करके पता चल जाता है। लेकिन शुरुआत में जब पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं था, उस समय यह कठिन काम करने का जिम्मेवारी लेवाइजर ने उठाया और एक किताब लिखी, दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें 105 तत्वों का जिक्र उसने किया। ठीक है, चार्ट नहीं है ये क्या है? बुक है। उसमें 105 एलिमेंट का, तभी तो इसको बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे ही थोड़ी कहा जाएगा, कुछ कंट्रीब्यूशन होगा तब तो मिलेगा। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री से कहा गया। इसने कौन सी किताब लिखी? दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा है, लेवाइजर ने कौन सा थियरी दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है, इसमें लेवाइजर ने क्या कहा समझिएगा। जैसे मान लो ए है प्लस बी है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए बी। ए मान लो 30 ग्राम है, बी मान लो 40 ग्राम है, तो ए बी कितना ग्राम का होगा? 70 ग्राम का होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के बराबर होता है। समझ में आया? ए और बी यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है? ए बी। तो ए अगर मान लो 30 ग्राम है, बी 40 ग्राम है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा? 70 ग्राम। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ह्रास नहीं होता है, जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वह उतना ही रह जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? इन्होंने ही दिया था। उसके बाद एक हाईली वोलाटाइल गैस है, कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा गैस? हाइड्रोजन, जो खुद जलता है। हाइड्रोजन जो है ये वोलाटाइल गैस है। ऑक्सीजन भी वोलाटाइल गैस है, लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है, जलने में मदद करता है। ठीक है, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है, जलने में क्या करता है? मदद करता है। जबकि हाइड्रोजन खुद जलने वाला गैस है, वोलाटाइल गैस है। तो हाइड्रोजन का खोज करने का काम किस व्यक्ति ने किया था? हेनरी कैवेंडिश। इसने हाइड्रोजन की क्या की थी? खोज की थी। लेकिन हाइड्रोजन का नाम किसने हाइड्रोजन रखा था? लेवाइजर ने। तो इन कारणों से लेवाइजर को बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के निर्माण, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन एवं
उन परिवर्तनों में लगने वाले नियमों का अध्ययन होता है। उसे केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हो गया? केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाएगा? पदार्थ का। किसका किया जाएगा? पदार्थ का। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, तो पदार्थ का अध्ययन किया जाएगा कि पदार्थ का निर्माण कैसा होता है। पदार्थ में फिजिकल और केमिकल चेंज का स्टडी किया जाएगा, और उस फिजिकल और केमिकल चेंज को कौन कौन से लॉ गवर्न करते हैं उसका स्टडी किया जाएगा। समझ में आया? तो एक लाइन में अगर पूछा जाए कि रसायन शास्त्र में अध्ययन किसका होगा, तो पदार्थों का अध्ययन। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में किसका अध्ययन? सजीव जीवों का अध्ययन। फिजिक्स में किसका अध्ययन? जो नेचुरल फेनोमेनन है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनका अध्ययन। तो केमिस्ट्री में पदार्थ का अध्ययन। क्लियर है? अब पदार्थ को या मैटर को अगर परिभाषित किया जाए कि मैटर किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? लिखिएगा, वह वस्तु जो स्थान घेरे एवं उसका कुछ द्रव्यमान होता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ या मैटर किसको कहा जाता है? जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो और उसका क्या हो? द्रव्यमान हो। ठीक है, स्थान घेरे और द्रव्यमान हो, उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। द्रव्यमान का मतलब यहां पर क्या है? मास। ठीक है, एक बात बताओ, वेट और दूसरा बात है मास। ठीक है, वेट और मास में कुछ अंतर है कि सेम है? वेट जो होता है यह कैसा क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। वेट जो होता है यह वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चेंज होते रहता है। और मास जो होता है यह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, वेट जो होता है कैसा है? वेरिएबल। मास जो होता है वह क्या होता है? कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? आ गया ना? हाँ, चांद पर जाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा कि मास घटेगा? क्या बढ़ेगा? घटेगा? वेट। मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। वेट का मास का मतलब होता है किसी भी बॉडी का इंटरनल वॉल्यूम जो है उसको क्या कहते हैं? मास। ठीक है, अब चांद पर आप जाओगे तो आपके बॉडी का वेट हो जाएगा G/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी मान लो आप 60 किलो के हैं, 60 किलो के अगर आप हैं, तो आप कितने किलो के हो जाओगे चांद पर? 10 kg के हो जाओगे। तो हर एक वस्तु का वेट किसके अनुसार बढ़ता घटता है? ग्रेविटी के अनुसार। ठीक है, हाँ, ग्रेविटी के अनुसार वस्तुओं का वजन क्या होते रहता है? घटते रहता है। अब सूर्य पर जाओगे तो ग्रेविटी वहां ज्यादा है। ग्रेविटी वहां पर ज्यादा है, तो वहां पर हो जाता है कितना? 27 × G। सूर्य पर कितना हो जाएगा? 27 × G। 60 किलो का तो 60 से 27 को गुणा कर लो, उतना ग्रेविटी, उतना वजन हो जाएगा। तो वजन क्या हो जाएगा? वहां बढ़ जाएगा। पृथ्वी से बड़ा है, और चांद पृथ्वी से कितना छोटा है? 6 गुना छोटा है, तो वहां पर ग्रेविटी G/6 है। समझ गए? तो हर एक वस्तु जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है और उसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बात आई समझ में? अगर पूछा जाए आपसे कि किरण जो होती है, विकिरण या किरण,
यह पदार्थ है या नहीं है, रे, तो क्या कहोगे? धरती की सारी वस्तुएं पदार्थ हैं लेकिन किरण पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं पदार्थ है? क्योंकि उसका कुछ द्रव्यमान नहीं होता है, स्थान घेरता है लेकिन द्रव्यमान नहीं होता है। तो किरण को छोड़ करके, रे को छोड़ करके दुनिया की सारी वस्तुएं किसके अंतर? नहीं। रे में द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। वो ट्रेवल करेगा, वो स्थान भी घेरेगा लेकिन उसका कुछ द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। लाइट और रे में डिफरेंस है, समझ गए? तो रे जो होता है वह उसमें द्रव्यमान नहीं होता है लेकिन वो स्थान को क्या करेगा? घेरेगा। बाकी दुनिया की सारी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ। चलिए, हो गया ये। लिख लीजिए पहले, हो गया ना? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखेंगे। मैटर, पदार्थ का क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण। केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में लिखेंगे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। रासायनिक वर्गीकरण में लिखिएगा प्योर, शुद्ध, मिक्सचर, मिश्रण। शुद्ध में लिखिएगा एलिमेंट, तत्व। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल। मेटेलॉइड, उपधातु। कंपाउंड, यौगिक। कंपाउंड में ऑर्गेनिक, अकार्बनिक।
पदार्थ का यह क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो पदार्थ का कितना क्लासिफिकेशन हो गया? दो स्तरों पर, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन भी कुछ होता है क्या? सुना हुआ है टर्म आप लोगों का। फिजिकल रिएक्शन किसको कहा जाता है? जो भी रिएक्शन क्या होता है, हाँ, रिवर्स हो सके उसको फिजिकल कहते हैं, और जो रिवर्स ना हो सके उसको केमिकल कहते हैं। पानी से बर्फ बनना और बर्फ से फिर वाष्प बन जाना फिजिकल है क्या? फिजिकल है ना जी, हाँ। मोमबत्ती का जलना, हम्म, मोमबत्ती का जलना केमिकल, मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल। हाँ, ठीक है, जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया तो आपका केमिकल हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं आएगा, कार्बन उसका वापस नहीं आएगा। और केवल अगर गर्म टेम्परेचर बढ़ने के कारण मेल्ट हुआ है, उसके बत्ती में आग नहीं लगाए हैं, तो वो आपका मेल्ट हो रहा है, तो क्या है? फिजिकल है। ठीक है, कपूर का ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, उसको फिर से स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? केमिकल हो जाएगा। फलों का पकना, दूध का दही में बदलना, हाँ, केमिकल में होगा। लोहे पर जंग लगना केमिकल होगा। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल समझ गए। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं? पांच: ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, इन पांचों के बारे में फटाफट देख लीजिए। अगर मान लो आपसे पूछे कि सर ठोस किसको कहा जाता है? सॉलिड। पूछा जाए कि सॉलिड किसे कहेंगे, तो क्या बोलिएगा? सॉलिड में इसका निश्चित आकार और आयतन होता है। लिक्विड इसका
अनिश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। गैस। इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थों के अगर तुलनात्मक अध्ययन को देखेंगे तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। इंटरमोलेकुलर स्पेस सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। अगर पूछा जाए डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, सॉलिड में। इंटरमोलेकुलर फोर्स सबसे अधिक सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। छाप लिए? हो गया? विसरण, डिफ्यूजन मतलब विसरण। मोमबत्ती का जलना हमेशा रासायनिक है और पिघलना फिर नेट वाली चीजों पे क्यों भरोसा आप कर रहे हैं? आप एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी में कब पढ़ लिया आप? बट नहीं, कभी।
टर्म ध्यान से देखना कि क्या लिख रहा है, जलना लिख रहा है कि पिघलना लिख रहा है, उसके बाद। हाँ, चलो ये समझ गए। और ठोस किसको कहा जाएगा, जिसका फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम हो। लिक्विड किसे कहा जाएगा, जिसका फिक्स अनफिक्स शेप हो। ठीक है, पानी का फिक्स शेप नहीं होता है, क्या जिस बर्तन में रखेंगे उसके आकार का होगा। और गैस में वॉल्यूम और शेप दोनों क्या हो जाएगा, अनफिक्स हो जाएगा। यानी गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, संपीड़ित। गैस को क्या किया जा सकता है, संपीड़ित। संपीड़ित समझ रहे हो, कॉम्प्रेस। ठीक है, जैसे परफ्यूम भरा हुआ रहता है केन में, तो वो कैसे इतना तेजी से बाहर निकलता है। या सिलेंडर में एलपीजी को क्या किया जाता है, संपीड़ित करके भरा जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म ही होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, समझ में आया। तो गैस को क्या किया जा सकता है, कॉम्प्रेस क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसका आयतन जो है, वॉल्यूम, वह भी फिक्स नहीं है। बाकी इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, और इसका वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है। तो गैस को क्या किया जा सकता है, कॉम्प्रेस किया जा सकता है। बात आई समझ में। पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन अगर देखेंगे तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का। उसके बाद लिक्विड का, फिर गैस का। सबसे कम घनत्व किसका होगा, गैस का। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में, लिक्विड में, फिर सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतः आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। विसरण गैस में, लिक्विड में, फिर सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है। अब पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में लिखिएगा, प्लाज्मा। इसमें लिखेंगे लिखिएगा जब किसी पदार्थ को उच्च तापमान या ऊर्जा देते हैं तो उच्च तापमान या ऊर्जा देते हैं तो इसके कण अति ऊर्जावान और आयनित होकर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इसे प्लाज्मा कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सूर्य और तारों में रोशनी। मरकरी का या ट्यूबलाइट, और क्या हो जाएगा, लाइटनिंग। मतलब लाइटनिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, हाँ, बिजली, बिजली जो चमकता है। हाँ, बादल लिख लीजिएगा, बादल का चमकना। हाँ, इत्यादि। वो प्लाज्मा नहीं है, शरीर में ब्लड में प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा, ये प्लाज्मा अलग है। बॉडी में जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड प्लाज्मा है, वो अलग है।
हो गया। तो जैसे ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट में क्या भरा हुआ रहता है? जो पदार्थ भरा हुआ है, आर्गन भरा हुआ रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है? आर्गन। और इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या भरा रहता है? हीलियम। इलेक्ट्रिक बल्ब जो 100 वाट का होता था पहले, आता था ना, उसमें क्या भरा रहता है? हीलियम। और ट्यूबलाइट में क्या भरा हुआ रहता है? आर्गन। तो उसको जब हम लोग उच्च तापमान देते हैं तो उसका जो उसमें जो भरा हुआ है वो आयनित होकर के किस में बदल जाता है? गैसियस फॉर्म में। नया मरकरी का बल्ब अगर आप तोड़ेंगे तो उससे केवल कांच के टूटने की आवाज आएगी। जो नया मरकरी बल्ब लीजिए और बिना जलाए हुए उसको तोड़ दीजिए तो केवल लगेगा कांच टूटा। और एक बार जला दीजिएगा उसको, उसके बाद तोड़िएगा तो कांच के भी टूटने की आवाज आएगी और एक डम की आवाज उससे प्रोड्यूस होगी। मतलब लगेगा कि कांच भी टूट रहा है, साथ ही साथ उसमें से कोई गैस भी बाहर निकल रहा है। तो एक बार अगर उस मरकरी बल्ब को आपने जलाया तो उसमें जो प्लाज्मा है वो आयनित होकर के किस में बदल गया? गैसियस फॉर्म में बदल गया। तब वो चमकना शुरू करता है। सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है तो किस रूप में बदल जाता है? प्लाज्मा के रूप में। इसीलिए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत या प्लाज्मा ही है। बादल चमकता है तो किस कारण से? प्लाज्मा के कारण से। मरकरी बल्ब पहले वाला, ट्यूबलाइट पहले वाला, अभी नहीं, अब तो सब CFL एलईडी बल्ब है। ये सब जो भी लगा हुआ है सब CFL एलईडी बल्ब है। इसमें प्लाज्मा नहीं मिलेगा। प्लाज्मा मतलब कांच का जो होता था मरकरी, वो प्लाज्मा होता था। ये एलईडी बल्ब है। यह सब हाँ, यह एलईडी बल्ब है। जनरेटर से जो यूज होता था ना पहले गांव वगैरह में, शादी ब्याह में होता था, उन सबों में रहता है क्या? प्लाज्मा। आर्गन उसमें भरा रहता है, इसमें आर्गन नहीं भरा हुआ है, इसमें एलईडी बल्ब भरा हुआ है। हाँ, समझ आया? चलिए, तो प्लाज्मा समझ गए। इसके बाद लिखिएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें लिखिएगा यह मॉडल सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, किसने किसने दिया था? सत्येंद्रनाथ बोस और दूसरे व्यक्ति कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टीन। सेकंड पॉइंट इसका लिखिएगा, लिखेंगे बोसोन BOSON, बोसोन गैस के, ब्रैकेट में लिखिएगा लो डेंसिटी, ब्रैकेट बंद। बोसोन गैस के 1,00,000 कणों से एक कण को निकालकर उसे परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप पर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री, -273 डिग्री, परम शून्य ताप पर -273 डिग्री पर ठंडा किया गया तो उसके परमाणुओं की गति रुक गई, तो उसके परमाणुओं की गति रुक गई, जिसे BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC कहा गया।
बी, दिमाग लोड नहीं ले रहा आपका, लग रहा है ना। BEC कहा गया, ठीक है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम से ही पता चल रहा है, दो व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों का रिसर्च था। इन दोनों ने कौन से गैस को चुना? कौन सा गैस चुना? बोसोन। कौन सा गैस चुना? बोसोन गैस चुना। और इस बोसोन गैस को क्यों चुना गया? क्योंकि सबसे लो डेंसिटी का, काल्पनिक गैस है, ठीक है। इसका डेंसिटी जो होता है वह सबसे क्या होता है? कम होता है, लो डेंसिटी होता है, सबसे कम डेंसिटी होता है। तो इस गैस को लिया और इसे एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब -273 डिग्री पर क्या किया गया? ठंडा किया गया। अब -273 डिग्री अपने आप में असंभव काम है, पॉसिबल नहीं है इतना टेम्परेचर कम करना। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था जनेवा में, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट पर, सबसे बड़े मशीन से ये हो रहा था, जिस मशीन का नाम था लार्ज हेट्रल कोलवाइडर, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा यंत्र का क्या नाम हो गया? लार्ज हेट्रल कोलवाइडल। उस पर जनेवा में यह जब रिसर्च चल रहा था SN बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन का, तो उसमें उन्होंने बोसोन गैस को चुना। और बोसोन गैस के 1 लाख पार्टिकल में से किस पार्टिकल को निकाला? एक पार्टिकल को। और उस एक पार्टिकल को परम शून्य ताप पर ठंडा किया। तो उसमें जो गति थी उस पदार्थों की, कोई भी, जैसे मान लो एक बर्तन है, बर्तन में कोई कोई गैस भरा हुआ है, तो इस गैस का मूवमेंट कैसा होता है? जिगजैग मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? जिगजैग, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे आप टॉर्च जलाइए, तो टॉर्च जलाइएगा तो आपको धूलकण जिगजैग मोशन में दिखाई देते हैं। तो वैसे ही पदार्थ जो होता है, गैस, वो जिगजैग मोशन में घूमते रहता है। तो बोसोन गैस को जब इस टेम्परेचर पर ले जाया गया, तो इसका जो गति था, जो मूवमेंट था, वह क्या हो गया? रुक गया। उसी अवस्था को क्या बोला गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला गया। बात आई समझ में? कोई दिक्कत की नहीं को? क्लियर हो गया? बाद और क्या था? भौतिक परिवर्तन में इतना ही था। उसके बाद क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक वर्गीकरण में पहला क्या है? प्योर। प्योर में क्या है? धातु। धातु है ना। तो तत्व, तो पहले तत्व लिखिए, एलिमेंट, तत्व एलिमेंट, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इनकी कुल संख्या, इनकी कुल ज्ञात संख्या, कुल ज्ञात संख्या 118 है, 118 है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये एक प्रकार के, ये एक प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये एक प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। इनको सिंबल, SYMBOL, सिंबल, SYMBOL, सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा FE, AG, AU, ZN, लिख लो, FE, AG, AU, ZN, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तत्व में अलग अलग परमाणु नहीं होते हैं। परमाणु से ही ना पदार्थ बनेगा। परमाणु से क्या बनता है? अणु। अणु से क्या बनता है? पदार्थ, ठीक है। एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बनता है? तत्व बनते हैं। तो जो तत्व बना, जो एलिमेंट बना, वो एलिमेंट हमेशा एक तरीके के परमाणुओं से बनेगा। इसका कुछ रासायनिक सूत्र नहीं होता है। क्या होता है? सिंबल होता है। यौगिक का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। जैसे अगर लिख दिया N2, नाइट्रोजन, तो तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है। O2, ऑक्सीजन, यौगिक। अगर खाली O है तब
तत्व है, दो मिक्स हो गया ना, है? तो उसमें एक से अधिक तत्व जो है वो प्योर फॉर्म है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट जो है उसे किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते हैं, और यौगिक को बांट सकते हैं। जैसे अब H2O हो गया, H2O क्या हो गया? पानी। अब जैसे आप एयर को क्या कहते हैं? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, तो एयर भी आपका क्या हो गया? यौगिक हो गया। ठीक है, पानी क्या हो गया? यौगिक हो गया। CH4 मीथेन क्या हो गया? यौगिक हो गया। NH4 क्या हो गया? यौगिक हो गया। ठीक है, तो तत्व एक तरह के किससे बना हुआ है? परमाणुओं से बना है। सेम तरीके के एटम से बना हुआ है क्या? एलिमेंट। अब एलिमेंट में पहला लिखिएगा क्या है? धातु। धातु पहला पॉइंट लिखिएगा। ये कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। अपवाद Hg, Hg पारा। जितने सारे मेटल हैं कमरे के तापमान, कमरा का तापमान मतलब 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस पर धातु कैसे होंगे? ठोस। किसे छोड़ करके? पारा को छोड़ करके। कमरे के तापमान पर यह कैसा होता है? तरल। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। हाँ, उसके बाद लिखिएगा धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, अंग्रेजी में कहते हैं मैलिएबल, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब है उसे गर्म करके अगर पीटा जाता है तो वो चादर के रूप में बदल जाएगा। अभी मान लो लोहा का पेन है, इसको गर्म करेंगे और पीटेंगे तो ये चादर के रूप में क्या हो जाएगा? फैलता चला जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीय, यानी आघात करेंगे तो बढ़ेगा। समझ में आया? बताएंगे इस पे भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये तन्य, ये तन्य, तन्य का मतलब होता है डक्टाइल, ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब है अगर मान लो यह लोहे का है या फिर किसी भी अलग है, कॉपर वगैरह का है, तो इसको गर्म करें और खींचे तो तार के रूप में बदल जाएगा। आघात वर्धनीय का मतलब चादर के रूप में बदलना है, और तार के रूप में बदलना क्या कहलाएगा? तन्य। अगला पॉइंट, धातुओं के बाहरी कक्षा पर, धातुओं के बाहरी कक्षा पर चार से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जितने सारे मेटल हैं सबके बाहरी कक्षा पर इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से कम। अब जैसे एग्जांपल में अगर लिया जाए, सोडियम हो गया, ठीक है, Na, सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इस 11 में अब एक आगे हम लोगों को पढ़ना है, एक व्यक्ति आए थे नील्स बोर। नील्स बोर ने तत्वों में ऑर्बिट को बताया, तो इसमें ऑर्बिट हो गया मान लो कौन कौन सा? K, L, M और N। K ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में 18, N में 32। ठीक है, 2, 8, 18, 32। ठीक है, अब यहाँ पर सोडियम 11 है, तो इसके K ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। L में कितना हो जाएगा? 8। और M में क्या बचा? 1 बचा, तो कितना हो जाएगा? 1। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो जो भी होगा, दूसरा एग्जाम्पल और ले लो, जैसे एल्यूमिनियम है 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 3, क्या मैग्नीशियम 12 2 8 2, ठीक है। उसके बाद मान लो कैल्शियम 20 2 8 8 2, कैल्शियम में क्या होता है 2 8 8 2, तो बाहरी कक्षा में फिर 2 आ जाएगा। तो हमेशा धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होगी, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। बात आई समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, एसपीडीएफ? हाँ, तो कैल्शियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, तो उस पर आप बैठा करके देखिए, आपको मिल जाएगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखा जाता है। तो पढ़ाएंगे हम, अभी अभी वहां तो पहुंचते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अगला पॉइंट लिखिएगा, धातु चमकीले होते हैं, लस्चरस। धातु चमकीले होते हैं एवं इनसे ध्वनि पीटने पर ध्वनि निकलती है, या केवल ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे घंटी वगैरह हो गया, उसको पीटने पर, या फिर कोई भी लोहे का या फिर कोई भी धातु होगा, उसको पीटने पर टन टन की आवाज आएगी, तो आवाज प्रोड्यूस होगा। और कैसा होगा? चमकीला, विशेष एक चमक होगी। क्लियर हो गया? एक और पॉइंट लिखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता, ये इलेक्ट्रॉन डोनर या दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। समझ में आया? धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लो है NaCl, क्या है? NaCl, इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, खाने वाला नमक। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर 17, तो 17 को क्या लिखेंगे? 2 8 7, और इसे क्या लिखेंगे? 2 8 1। ठीक है, यहाँ मिल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो इसका मतलब क्या है? 7 का क्या मतलब है? धातु है कि अधातु है? अधातु हो गया। और धातु, तो धातु में हमने क्या होते हैं, तो जब प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ Cl माइनस है। तो धातु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। हाँ, ग्रहण किया। हाँ, तो जो ग्रहण कर रहा है उसको माइनस से दिखाते हैं, और जो डोनेट करता है उसे प्लस से दिखाते हैं। ओके, तो इसके बाद डिटेल में पढ़ना है, धातु चैप्टर ही पढ़ना है, धातु अधातु वहां पर और बढ़िया समझ। अभी तो हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, अधातु। अधातु अधातु क्या लिखवाए थे? अधातु। देखो, अधातु में धातु का ठीक उल्टा हो जाएगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट बस 2 ही पॉइंट लिखना है, वो केवल लिखा देते हैं। ठीक है, बाकी सब उल्टा हो जाएगा, धातु का ही। पहला पॉइंट लिखिएगा, ये विद्युत के कुचालक, कुचालक कहते हैं, कुचालक होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट, अपवाद में लिख लीजिए ग्रेफाइट। ठीक है, सारे अधातु विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। किसे छोड़ करके? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा हुआ होता है, ठीक है, वो विद्युत का क्या करता है? चालक करता है, विद्युत उससे कंडक्ट होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सभी गैसें
अधातु हैं, सभी गैसें अधातु हैं। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स। क्लियर है, सभी गैसें अधातु हैं। अपवाद, ब्रोमीन, अपवाद में लिखिएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तरल अधातु, तरल लिक्विड, लिक्विड नॉन मेटल, तरल अधातु। ठीक है, ब्रोमीन किस अवस्था में होता है? तरल, लिक्विड होता है। बाकी सारे अधातु किस अवस्था में? गैस, गैसियस फॉर्म में। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा। इनके बाहरी कक्षा में, इसी का अगला पॉइंट अधातु का, इसके बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कैसे 4 से अधिक है वो देख लिए आप लोग। उसके बाद लिखिएगा एक और पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अच्छा, मान लो पूछे धातु का अम्लीय विलयन कौन सा चार्ज देगा? H+ चार्ज या OH- चार्ज? H+ चार्ज। क्या देगा? H+ चार्ज। अधातु का क्षारीय विलयन OH-, ये कॉमन सेंस से पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं है इसको। तो क्या लिखे हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। उपधातु में भी बस एक लाइन में लिख लो, धातु हो गया, अधातु हो गया। उपधातु में लिख लीजिएगा। उपधातु को अंग्रेजी में मेटलवाइड कहा जाता है। उपधातु लिखिएगा, इसे अर्धचालक, अर्धचालक अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक भी कहते हैं। यह बहुत कम मात्रा में विद्युत प्रवाहित करता है, बहुत कम मात्रा में विद्युत प्रवाहित करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में करेगा। कौन? उपधातु। हाँ, अगला पॉइंट, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के निर्माण में उपधातु का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सिलिकॉन, SiLiCon, सिलिकॉन सर्वाधिक प्रयोग होने वाला उपधातु है, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला उपधातु है। ठीक है, उपधातु का मतलब क्या है? देखो, 2 तरीके का विद्युत से चलने वाला वस्तु होता है, एक इलेक्ट्रिक और एक इलेक्ट्रॉनिक। एक क्या होता है? इलेक्ट्रिक, और एक इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें मोटर वोटर लगा हो, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे घर में मोटर लगा रहता है पानी चढ़ाने वाला, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहुत कम मात्रा में ऑपरेट हो, कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जिसे चाहिए, जैसे ATM मशीन, जैसे मोबाइल फोन, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर। लैपटॉप का हम लोग परिभाषा क्या पढ़ते थे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पढ़ते थे ना।
ये नहीं ना कहते थे इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक को अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे दोगे वो उड़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? मोबाइल में अगर ज्यादा मात्रा में एक बार इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो उड़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना सारा बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक समझ गए। अब जैसे आपका एटीएम कार्ड, उस पर चिप लगा रहता है, वो किसका बना है, सिलिकॉन का बना हुआ है। मोबाइल का चिप जो सिम कार्ड है सिलिकॉन का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो सिलिकॉन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला उपधातु है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल है इसका, पोलोनियम हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ये सब आगे मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या प्रयोग होता है, सिलिकॉन। ठीक है, फिर इसके आगे अगले क्लास में, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।